वेलकम ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल। मैं आपके सामने बिहार दरोगा का सेट 5 लेकर के आया हूँ। सेट 4 तक आपके पास पहुँच गया कम्प्लीटली, और बिल्कुल ये सेट उस पैटर्न पे है जो क्वेश्चन पूछी जा चुकी है या पूछने की संभावनाएं हैं। तो बिल्कुल आप इसे मिस ना करेंगे, देख लेंगे स्पीड बढ़ा करके। तो आपके मान ली कि 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन आपका एडिशनल हो जाएगा जो आप पढ़े हुए हैं। कुछ भी पढ़े, देखिए आप अपने क्या कहते हैं, आप अगर कॉन्फिडेंस को चाहते हैं बिल्डअप करना, बूस्टअप करना, तो उसका एक ही विकल्प है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से खेलें। जितना ज़्यादा क्वेश्चन से खेलिएगा उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आइए हम लोग सेट की तरफ जाते हैं। चलिए देखिए, सेट साइंस का जब भी क्वेश्चंस बनाने जाइए तो साइंस का पहले सबसे पहले टर्म को पढ़िए। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक भाई के नाते हर एक चीज़ के मैक्सिमम बच्चे क्या होता है, आया हुआ क्वेश्चन गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप साथियों से हमारा ये निवेदन होगा, रिक्वेस्ट होगा, है ना, अपील होगा कि आप जब साइंस का प्रश्न करने जाएं तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़े कि क्वेश्चन कह क्या रहा, उसकी टर्म को समझे। राइट, चलिए प्रश्न है आपके पास, प्रश्न पढ़िए आप। पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है, सीमा ने एक प्राकृतिक गैस कंप्रेसिंग इकाई का दौरा किया और पाया कि गैस को तापमान और दबाव की विशिष्ट स्थिति के तहत तरलीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों के साथ अपना अनुभव साझा करते समय वह भ्रमित हो गई और उस स्थिति का सही सेट की पहचान करने में मदद की। देखिए, सबसे पहले जब कंडेंस किया जाएगा तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर होगा लो। टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर होगा लो, तापमान होगा कम। तापमान क्या होगा, तापमान होगा कम, ठीक है। तापमान कम होगा तो दाब होगा ज्यादा, ठीक है। चार्ल्स लॉ से, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, यानी आप पढ़े होंगे गैस लॉ, गैसियस स्टेट वहां पे है। बॉयल्स लॉ कहता है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर होता है वह व्यतक्रमानुपाती होता है आयतन के, ठीक है। चार्ल्स लॉ कहता है, क्या कहता है, एट कांस्टेंट, यानी जो हमारा बॉयल्स लॉ का ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। ताप क्या होता है, स्थिरांक होता है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, ये टेम्परेचर से संबंधित है। टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। यानी आप आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस इक्वेशन जानते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्या होता है, एनआरटी। यहाँ जहाँ पे आपका पी क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ वॉल्यूम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ से आता था, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि जब भी हम कंडेंस करने जाएंगे, क्या करेंगे, कंडेंस करने जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर होगा कम और दाब होगा अधिक। ये आपका सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पे। आइडियल गैस इक्वेशन, ये याद रखिएगा, आइडियल गैस इक्वेशन होता है आदर्श गैस समीकरण का फॉर्मूला पीवी इक्वल टू एनआरटी, जहाँ पे आर क्या है, आर है गैस कांस्टेंट। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, गैस स्थिरांक है। इसकी मान जो होती है 3 मान होती है। एक अगर कैलोरी में बात करें तो गैस कांस्टेंट का कैलोरी में वैल्यू होता 2, ठीक है। लीटर एटमॉस्फेयर में वैल्यू होता 0.0821, ठीक है, एटम। उसके बाद एक होता है जूल में अगर बात करें तो 8.31 जूल होता है। लीटर, एटीएम, पर मोल, ये 3 तरह के वैल्यू होता है किसका, गैस कांस्टेंट का। जहाँ पे भी पी क्या है, पी है दाब, आपका क्या है, दाब है, ठीक है। भी क्या है, भी आपका आयतन है, भी क्या है, आयतन है। एन क्या है, एन है आपका मोल, एन क्या है, मोल। किसी भी तत्व का एसआई मात्रा जो मेजरमेंट किया जाता है वो मोल है। आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज को पढ़ा है। फंडामेंटल क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसको डिफाइन करने के लिए किसी और चीज़ की मदद ना लेना ही पड़े, उसी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते थे, ठीक है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने हैं, 7 है, ठीक है। और हमारे पास यूनिट 2 तरह के हैं, एक है इंडिपेंडेंट जो किसी पर निर्भर नहीं होता है, और एक है डिपेंडेंट जो किसी पर निर्भर होता है। जो निर्भर होता है उसे हम लोग ड्राइव यूनिट कहते हैं, जो निर्भर नहीं होता उसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं।
अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। देखिए भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं जिसको बदल करके हम फिर वापस ला सके, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो बदला तो जा सके लेकिन वापस ना ला जा सके, उस यानी हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है अपरिवर्तनीय होता है। भौतिक परिवर्तन जो होता है वो परिवर्तनीय होता है, उसकी शेप में आकार में परिवर्तन आएंगे लेकिन उसके भौतिक यानी रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं आएगा, वो हमारा भौतिक परिवर्तन है। जिसमें हमारा रासायनिक गुण में परिवर्तन आ जाएगा वो हमारा रासायनिक गुण है। भौतिक गुण जिसे वापस लाया जा सकता है, तो देखिए मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, मेल्ट करके जब ये फिर फ्रीज कर लेंगे, इसको क्या करेंगे फ्रीज करा लेंगे तो ये हमारा सॉलिड फॉर्म में ही आ जाएगा, तो ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ये हो जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब जंग लग जाएगी तो इसकी प्रॉपर्टी जो होगी डिक्रीज कर जाएगी, फिर वैसी प्रॉपर्टीज में जो ऐसी पहले थी उस स्थिति में वापस ना आ सकेगा, तो ये तो हमारा केमिकल चेंजेज है। और ये मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि रस्टिंग यानी लोहे में जंग लगना, तो स्टार्टिंग में प्रोसेस जो होता है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जब लोहे में जंग लगती है तो उसका वजन बढ़ेगा कि घटेगा, तो उसका वजन स्टार्टिंग में बढ़ेगा फिर जा करके वो घटेगा। क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर जा करके घटेगा, ये बात याद रखिएगा। बेंडिंग ऑफ आयरन की बात करें तो लोहा ही है, लोहा को मोड़ दीजिएगा, क्या उसकी रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन आया, नहीं आया, तो ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन है। ड्रॉइंग अ वायर आयरन मेटल यानी एक वायर मेटल के तार को खींचना, तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। तो आपका भौतिक परिवर्तन पूछ रहा है तो ये आपका ए सी और डी, बी नहीं होगा, बी आपका केमिकल चेंजेज है, केमिकल परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो आंसर आपका क्या आएगा, मोर देन वन इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, यानी किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। तो याद रखिएगा फॉर्मूला एक याद रखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, परमाणु की बात करें, नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा। एटोमिसिटी कहते हैं किसको है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड को ही हम लोग एटोमिसिटी कहते हैं। यानी एक कंपाउंड एक यौगिक है, किस किस से मिलकर बना हुआ है और उसमें कितने तत्व का इन्वॉल्वमेंट है, उसी को हम लोग एटोमिसिटी कहते हैं। ये याद रखने वाली बातें हैं, तो ये आप रख लीजिएगा। तो आखिर मोल हम लोग निकालते कैसे हैं, तो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास, यानी कोई चीज़ दिया जाएगा। मैं आपसे कह दूं कि 5 किलो चीनी लेके आना है, तो 5 किलो चीनी मतलब आपको दुकानदार क्या देगा, 5 किलो चीनी देगा, मतलब 5 किलो आप बोले वो 5 किलो दिया गया, लेकिन चीनी का भी तो अपना मास है, एटम से मिलकर बना हुआ, तो उसका अपना मास होगा। तो जो आपने 5 किलो कहा दुकानदार ने दिया, तो उसको कहते हैं हम लोग गिवन मास। क्या कहते हैं, गिवन मास। लिया आपने क्या, चीनी, तो एटम से मिलकर बना हुआ, और एटम्स आप जानते हैं कि मास कंसीडर रखता है, तो उसका अपना मास होगा। तो गिवन मास बाय मोलेकुलर मास को ही कहते हैं अपना मास। मोलिकुलर मास को ही क्या कहते हैं, अपना मास कहते हैं। तो ये मोल है, ये मास के रेस्पेक्ट में। अगर मान ले हमारा आपको दिया हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या दिया जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया जाए, तो भी मोल का फॉर्मूला निकलेगा। और पूरे मोल को केमिस्ट्री में स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया जाएगा, क्या होगा, जिस तरह से मास दिया जा रहा है। जैसे देखिए 18 ग्राम, ये 18 ग्राम गिवन है, ये भी गिवन है, ये गिवन किसका दिया हुआ, H2O, इसका अपना मास निकलेगा, तो ये कहलाएगा मोलिकुलर मास। ये मास दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। इसी तरह से ग्राम की जगह आपको न लिख करके क्या लिख देता, 18 लिख देता, तो ये 18 यानी इसमें जिसमें कोई यूनिट नहीं है, कोई मात्रक नहीं है, तो इसका मतलब हो गया वो नंबर है। क्या है, नंबर है। तो हमारा उससे भी हमारा मोल निकलेगा, क्या निकलेगा, मोल बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय क्या हो जाएगा, एवोगाड्रोस नंबर Na। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग अगर Na से डिवाइड कर देंगे तो क्या दे देगा, हमारा मोल दे देगा, राइट। अगर हम वॉल्यूम की रेस्पेक्ट में बात करें, किस में बात करें, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तो मोल बराबर वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम, ठीक है। अब बाय वॉल्यूम एट एनटीपी या एसटीपी, वॉल्यूम एट एनटीपी या एसटीपी। तो इससे भी आप मोल निकाल सकते हो। तो मोल का ये तरीका मैंने आपको बता दिया।
अब यहाँ पे हम आते हैं एग्जैक्ट प्रश्न पे। प्रश्न क्या कहता है, चलिए प्रश्न क्या कहता है आपका, पूछ रहा है कि किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। तो आपको क्या निकालना है, जिसका मोल्स ज्यादा होगा। एटॉमिसिटी की बात करिए, एटॉमिसिटी इसमें कितना है, इसमें एटॉमिसिटी है आपका 5, 4 हाइड्रोजन का 1 कार्बन का 5 हो गया। इसमें एटॉमिसिटी कितना है, तो 2 ऑक्सीजन वाला है और 1 कार्बन वाला है, तो ये है 3। इसमें एटॉमिसिटी कितना है, तो 2 है, तो 2 है सिर्फ। इसमें एटॉमिसिटी की बात करेंगे तो दो हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। हमारा ओवरऑल बात करेगा मोल पे, किस पे बात करेगा, जिसकी मोल ज्यादा होगी उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई। मोल जिसका ज्यादा होगा, एटॉमिसिटी जिसका ज्यादा होगा, उसका उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो जाएंगे। तो अब निकालते हैं हम इसको, निकालिए, देखिए ये निकालिए, इसका मोल निकालिए। मोल ऑफ H2O क्या होगा, गिवन मास, गिवन मास कितना है 18 ग्राम। वाटर का अपना मास कितना होता है, तो 2 हाइड्रोजन का हो गया, 1 हाइड्रोजन का 1, क्या हाइड्रोजन है 2, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। 1 हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना मास हो जाएगा 2, प्लस 1 ऑक्सीजन का होता है 16, एक ही ऑक्सीजन है 16, तो कितना हो जाएगा 18। तो इसी को डिवाइड करिए, ये है हमारा मोलेकुलर मास और ये है आपका गिवन मास। 18 ग्राम से 18 ग्राम क्या हो गया, कट गया, तो ये आया आपका 1। ये याद रखिएगा कि मोल जो होता है, मोल के पास कोई यूनिट नहीं होता है, मोल जो होता है यूनिट लेस होता है। मोल क्या होता है, यूनिट लेस होता है। दूसरी की बात कर लीजिए, मोल तो निकल गया आपका। इसी पे हम लोग चेक करते हैं नंबर ऑफ एटम्स, क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम, मोल कितना है 1, Na तो हमारा सब में मल्टीप्लाई होता है, Na को कॉमन ही रहने देते हैं, इनटू एटोमिसिटी। बताइए वाटर में एटोमिसिटी कितना है, 2 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 3, तो इसका मतलब कितना 3 इंटू Na हो गया। ये इसको अभी रहने दीजिए इसी तरह से। इसका चेक करिए 32 वाले का क्या हो जाएगा, बताइए। इसका निकालिएगा मोल कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का, मोल ऑफ O2, मोल ऑफ O2 निकलेगा तो 18 ग्राम बाई 1 ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना 32 ग्राम। तो ये तो आपका कम आएगा, छोटा वैल्यू आएगा, क्या आएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। ये 2 से कट 2 नंबर 18, 2 से कटेगा 16, ठीक है। तो ये जो आएगा आपका 0 कुछ आएगा, तो हमारा 0 छोटा आ रहा है, ठीक है। चलिए इधर बात कर लीजिए, 18 ग्राम CO2, इसका भी मोल निकालिए। मोल ऑफ CO2 कितना हो जाएगा 18 ग्राम, ऑब्लिक कितना, 1 कार्बन का कितना होता है 12 और 16, 1 ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन 32 और 12 कितना 44। तो ये भी आपका क्या आएगा, कम आएगा 0 से ही। इधर की बात कर लीजिए, यानी मोल ऑफ CH4 मेथेन की बात करें तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम। अब मेथेन का कितना होता है CH4 16 ग्राम, तो ये आएगा आपका 1 पॉइंट समथिंग, ये नहीं ज़्यादा आएगा। तो मैक्सिमम हमारा किस में आ रहा है, बताइए। मैक्सिमम आपका आ रहा है डी में। क्या होता है एटोमिसिटी नंबर, अभी हमने आपको बताया, मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। मोल कितना आया 1 पॉइंट समथिंग इंटू Na और प्लस एटोमिसिटी कितना 5। इसका मतलब मैक्सिमम किस में जा रहा है, मैक्सिमम आगे जा रहा है 18 ग्राम ऑफ CH4। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। चलिए आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल, यानी एनिमेलिया सिलोम के किस समूह में रक्त भरा होता है, ये होता है आर्थ्रोपोडा में। कहाँ होता है, डायवर्सिटी से क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। एकिनोडर्माटा में कौन आता है, एकिनोडर्माटा में आता है सी स्टार फिश वगैरह के जाने होंगे, सीडो फिश कहा जाता है, वो सब आता है। एनिलिडा में उसको डाला जाता है जिसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी जटिल संरचना वाला होता है, उसी को हम एनिलिडा में डालते हैं। नेमाटोडा जिसमें यानी स्टिंग यानी कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाया जाता है। ये सब अलग अलग डाइवर्सिटी की बातें हैं। मेन आपका जो प्रश्न आ रहा, एनिमेलिया सिलोम के किस समूह में रक्त भरा होता है, तो आर्थ्रोपोडा में होता है, ये याद रखिएगा। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है ज्वाइंट लेग, क्या होता है ज्वाइंट लेग, जुड़वा पैर, जुड़ा हुआ पैर, जुड़ा हुआ ज्वाइंट लेग, ये आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है। चलिए आइए अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रक एवं कोशिका अंगक रहित जीव किससे संबंधित है। देखिए केंद्रक विदाउट न्यूक्लियस, केंद्रक न्यूक्लियस नहीं है लेकिन एक कोशिकीय जीव है, तो उसको हम लोग कहते हैं मोनेरा। मोनेरा फैमिली वाला जो होगा, मोनेरा में आने वाला जितना भी है उसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु। क्या कहते हैं, जीवाणु। तो ये हमारा जीवाणु से है, न्यूक्लियस तो नहीं है, पर इसमें एक कोशिकीय जीव होता है, यानी एक कोशिकीय सेल है, ठीक है। एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे इसको, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म
न्यूक्लियस नहीं है, केंद्रक नहीं पाया जाता इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी डी नंबर द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, फंगी, प्रोटिस्टा, अलगी। प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है प्रोटिस्टा। फंगी मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक्स। आए बात समझ में? चलिए, अलगी जो है फंगी का ही बेटा है, ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक वाला होता है। ओनली प्रोकैरियोटिक वाला हमारा जो आता है वो मोनेरा फैमिली से आता है, ये याद रखिएगा। इसी मोनेरा में ही आता है। एक आता है माइकोप्लाज्मा। क्या आता है? माइकोप्लाज्म। आपसे पूछा जाए कि दुनिया वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट स्पेसिस कौन है, तो माइकोप्लाज्म है। क्या है? माइकोप्लाज्म है। और आपसे पूछा जाए इसी को यानी स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी कोशिका किसमें पाया जाता है, तो इसी में पाया जाता है। इसी को हम लोग बोला जाता है पीपीएलओ। क्या बोला जाता है? पीपीएलओ बोला जाता है। पीपीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पीपीएलओ कहते हैं, राइट। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई। आगे आइए, अगला प्रश्न है आपका, किन कोशिकाओं में छिद्रित कोशिकाएं भित्ति नहीं होती है? छिद्रित कोशिकाएं भित्ति नहीं होती। देखिए, डू नॉट परफॉर द सेल वाले, इसमें देखिए कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब सेल, ये वेसल्स, ये जो है आपका फ्लोएम में पाया जाने वाला। किसमें है? फ्लोएम कहते हैं किसको है? फ्लोएम जो है एक उत्तक है, जटिल उत्तक है, कॉम्प्लेक्स उत्तक है, जो किसमें पाया जाता है? पौधा में पाया जाता है, प्लांट में। काम क्या है इसका? काम है भोजन का, भोजन का क्या करना? भोजन को कैरी करना, भोजन को लेकर पहुंचाना, भोजन को पत्ती तक पहुंचाना, भोजन को पत्ती तक पहुंचाना। भोजन में क्या क्या रहता है? कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ रहते हैं। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें, ये ट्रेचिड से है, ये जाइलम में पाया जाता है। इसका मेन काम होता है पानी को लेके जाना। किसको लेके जाना? पानी को लेकर के जाना, ट्रेचिड्स का काम है। पानी को लेकर जाना, ट्रेचिड्स का काम है लेकर जाना। ठीक है, ये कंडक्टिंग रूट से कंडक्टिंग होता है, जो जाइलम में पाया गया। यानी ये जो है कोशिका है, कोशिका है किसमें? जाइलम का। ये याद रखिएगा कि जाइलम में भी 4 कोशिकाएं पाई जाती है और फ्लोएम में भी 4 कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? जाइलम का मुख्य काम है पानी को लेके जाना, फ्लोएम का मुख्य काम है भोजन को लेकर के जाना। ठीक है, चलिए, पानी को लेकर के जो जाएगा जाइलम, तो पानी का ये रूट है, रूट से लेकर के ऊपर तक लेके जाएगा। ठीक है, रूट से ये होता है यूनि डायरेक्शन। क्या होता है? एक डायरेक्शन वाला होता है। ये मुख्य बात याद रखिएगा, यूनि डायरेक्शन। और जब फ्लोएम की बात किया जाता है तो फ्लोएम जो होता है भोजन पहुंचाता है, तो भोजन पत्ती में भी पहुंचाएगा, तना में भी पहुंचाएगा और स्टेम में भी पहुंचाएगा, हर जगह पहुंचाएगा। तो ये होता है मल्टी डायरेक्शन। क्या होता है? मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल कह लीजिए। अप भी जाता है, डाउन भी जाता है। मल्टी नहीं कह सकते हम, इसको बाई डायरेक्शन कह देंगे। दुई दिशा वाला होता है ये। क्या होता है? दुई दिशा वाला होता है। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां तक आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होगा, पोल पर सबसे ज्यादा होता है, पोल पर भूमध्य रेखा पे कम होता है। भूमध्य रेखा पे क्या होता है? भूमध्य रेखा पे कम होता है। ठीक है, कम होता है। और ध्रुव पर जो है, ध्रुव पर जो है तो ज्यादा होता है जी का वैल्यू। डी पे क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए, तो हमारा लिस्ट ऑन इक्वलिटी ये आपका सही हो गया। चलिए, अगला प्रश्न आइए। जी का मान कितना होता है? स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कहीं कहीं 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी लिखा जाता है। चलिए, आइए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है आपका, स्थलीय वातावरण पौधों का अस्तित्व किसकी उपस्थिति से संभव हुआ है? देखिए, स्थलीय में जो है, अगर मान लिया जाए, एक होता है, देखिए इसमें हमारे पौधा में जो होता है 2 तरह के उत्तक पाए जाते हैं। पौधा में कितने तरह के उत्तक? 2 तरह के। कौन कौन? एक सिंपल उत्तक, साधारण उत्तक, और एक कॉम्प्लेक्स उत्तक, जटिल उत्तक। ठीक है, सिंपल का आपका हमने बताया था कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, राइट। 3 तरह के उत्तक होते हैं, पैरेन, स्क्लेरेन और कॉलेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 2 है। कौन कौन है? जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम है। ठीक है, इसका यानी पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इस सब का काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना। क्या देना? मैकेनिकल सपोर्ट। यानी कोई इंजरी हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं उंड हो गया, जख्म भर गए, इसके लिए, यानी आप कहिएगा एक्सीडेंट, तो प्लांट्स में भी इंजरी, यानी आप छील देते हैं पत्ती को, डाल को, फिर उस पर छिलकर लेयर आ जाता है, इसी को कहा जाता है इंजरी का मेंटेन करना। लेकिन इसमें जो है
यानी ये सब इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये मेरिस्टेम का पार्ट है। एपिकल टिश्यू, पैरेन्काइमा, ये अलग चीज है। जो मेन है कि स्थलीय में जो अस्थायित्व है, स्थली में रहने के लिए, अस्तित्व के लिए जो जिम्मेदार है वो हमारा कंडक्टिंग टिश्यू है। कौन है? कंडक्टिंग टिश्यू, मतलब जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, अगर ये नहीं होगा तो फूड का आदान प्रदान नहीं होगा, और जाइलम नहीं होगा तो वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, आना जाना। ठीक है, चलिए, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। कौन आंसर हो जाएगा? बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है, यदि कोई पिंड अनुवादात्मक गति में वक्र पथ पर गति करता है तो गति होती है, देखिए अनुवादक का मतलब होता है कर्व पाथ। तो कर्व में जैसी होगा, जैसे शेप के आकार पे मोशन, गति का भी नाम दिया गया है। अगर कोई गति रेगुलर इंटरवल पे रिपीट कर रहा है तो उस ऐसे गति को बोला जाता है पीरियोडिक मोशन या ऑक्सिलेटरी मोशन कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति सीधी रेखा में गमन कर रही है तो उसको कहा जाता है स्ट्रेट लाइन। क्या कहा जाता है? स्ट्रेट मोशन कहा जाता है। अगर कोई सर्कुलर पाथ पे, वृत्ताकार पथ में घूमे तो उसको कहा जाता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर कर्व पाथ पे कोई घूम रहा है तो उसको कहा जाता है कर्वीलिनियर मोशन। क्या कहा जाता है? कर्वीलिनियर मोशन, राइट। तो ये चलिए, एक्सिस जो है एक्सिस के अलोंग अगर कोई रोटेट कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ठीक है, चलिए, तो आंसर आपका आ गया क्लियर। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। देखिए, अल्टरनेट जीन के वैकल्पिक रूपों को कहा जाता है। यानी अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? जीन हमेशा जोड़ा में काम करता है। जीन हमेशा जोड़ा में काम करता है। जीन यूनिट होता है आनुवंशिकी का। जीन यूनिट होता है आनुवंशिकी का। आनुवंशिकी के फादर किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। और यहीं पे अगर बात किया जाए कि एक ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज एक पुस्तक लिखी गई, किसने लिखा? तो डार्विन ने लिखा। किसने लिखा है? डार्विन ने लिखा। तो जीन हमेशा पेयर में काम करता है, इस तरह से हो या इस तरह से हो। इसको कहते हो होमो, एक जैसा दोनों दिख रहा है। ये हमारा, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये दिख रहा है अलग अलग। इसको कहते हैं हेट्रोजीन, इसको कहते हैं होमोजीन। इसी अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को कहा जाता है अलील। क्या कहा जाता है? अलील कहा जाता है, राइट। ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, जो एक रासायनिक परिवर्तन, कौन रासायनिक परिवर्तन है? देखिए, इवापोरेशन ऑफ वाटर, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, फिजिकल परिवर्तन है। कोरोजन ऑफ आयरन, ये तो रासायनिक परिवर्तन दिख रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये फिजिकल परिवर्तन है। मिक्सचर ऑफ शुगर, ये फिजिकल परिवर्तन। तो इकलौता आंसर आपका कौन होगा? कोरोजन ऑफ आयरन। मैंने आपको इतने अच्छे से बता दिया हूं कि आप कभी भूलिएगा नहीं। जिसको आप वापस ला सकते हैं वो आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, जिसको आप वापस नहीं ला सकते वो आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, राइट। चलिए आइए अगला प्रश्न पे हम लोग। कह रहा, किसी तत्व के अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कहलाती है। किसी तत्व के अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी कहते हैं। एटॉमिसिटी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। एटॉमिक नंबर जानते हैं क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने से क्या देता है? एटॉमिक नंबर देता है। मोलेकुलर मास, कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक है, उसका जो पूरे के जोड़ करके जो मास होगा वो मोलेकुलर मास कहलाएगा। ठीक है, एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर है ये, हमने एटॉमिक मास समझ लिया था, माफ कीजिएगा। एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या देता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर किसको देता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या देता है? एटॉमिक नंबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कि किसी कंपाउंड में उपस्थित जो एटम्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आइए। हीमोग्लोबिन विशेष रूप से पाया जाता है किसमें? आरबीसी में। आरबीसी में पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में याद रखिए 4 तरह के प्रोटीन होते हैं, 4 तरह के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा 55% हमारे शरीर में पाया जाता है। पीएच वैल्यू जो इसका होता है, पीएच वैल्यू जो होता है इसका 7.4 होता है। प्लेटलेट जो होता है ये जिम्मेदार होता है क्लटिंग के लिए, ब्लड के क्लटिंग के लिए जिम्मेदार है कौन? प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आइए। देखिए, ध्वनि की तीव्रता का संबंध है। ध्वनि की तीव्रता जो होती है उसको हम लोग इंटेंसिटी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये समानुपाती होता है किसका? एरिया का स्क्वायर का। ये याद रखिएगा। किसका रखिएगा? एम्पलीट्यूड। ए क्या है? सॉरी एरिया नहीं, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा किसमें? एम्पलीट्यूड पे ही द करेक्ट आंसर। एम्पलीट्यूड को हिंदी में कहते हैं आयाम। आइए, लाउडनेस या इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन किस पे? एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव पे।
यानी साउंड तरंग, ध्वनि तरंग के आयाम पे निर्भर करती है कौन? लाउडनेस या इंटेंसिटी, लाइट की साउंड की तीव्रता, ये निर्भर करती है किस पे? आयाम पे या ध्वनि तरंग पे। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके पास, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? साइट्रिक एसिड, यानी इसका जो आंसर आया आपका क्या आया? एसिटिक। साइट्रिक एसिड किसमें पाया है? जितना भी सॉर टेस्ट वाला फ्रूट्स है खट्टा वाला, उसमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की बात करें, फॉर्मिक एसिड ये चींटी के डंक वगैरह में पाया जाता है। चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, चींटी के डंक में, ठीक है, ये याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक एसिड मिल्क में पाया जाता है, कर्ड में भी पाया जाता है, ठीक है, दही में। आए बात समझ में? चलिए, दूध अगर कहेगा कि दूध जो है किसके वजह से मीठा लगता है, तो लैक्टोज की वजह से मीठा लगता है। इसी में एक और प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है कैसीन। क्या होता है? कैसीन एक प्रोटीन है जिसको पचाने का काम कौन करता है? रेनिन। रेनिन कहाँ होता है? रेनिन होता है डाइजेस्टिव एंजाइम में, मतलब स्टमक में होता है। कहाँ होता है ये? जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस में होता है रेनिन। किसी बच्चा यानी जो होता है मदर मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसका वजह से उसमें रेनिन नहीं पाया जाता। रेनिन नहीं पाया जाता। रेनिन नहीं पाए जाने के कारण जो होगा उस मिल्क को डाइजेस्ट नहीं करा पाता है, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा, रेनिन कहाँ होता है? गैस्ट्रिक जूस में। गैस्ट्रिक जूस में। आइए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि, देखिए आपका प्रेशर अदिश राशि है, एनर्जी अदिश राशि है, ताप अदिश राशि, यहीं पे होता है कि मास, मास भी आपका क्या है? अदिश राशि है। और कहते क्षेत्रफल, एरिया जो है ये भी आपका अदिश राशि है, ठीक है। फोर्स हो गया सदिश राशि, वेलोसिटी हो गया आपका सदिश राशि, मोमेंटम हो गया संवेग हो गया, यानी वेलोसिटी वेग हो गया आपका सदिश राशि, मोमेंटम संवेग हो गया सदिश राशि, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया आपका सदिश राशि, ठीक है। करंट की बात की जाता है, करंट की, तो करंट के जो है डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये सदिश राशि नहीं है, ये एक अलग टाइप की क्वांटिटी, या तो स्केलर कह लीजिए इसको या टेंसर कह लीजिए। मैक्सिमम अगर आपका ऑप्शन में टेंसर दिख रहा तो ये मोर सुटेबल आंसर होगा, स्केलर नहीं होगा, ठीक है। दोनों अगर उपस्थित है, अगर बोथ है तो बोथ मराएगा, अगर स्केलर भी है टेंसर भी और बोथ नहीं है तो टेंसर मोर सुटेबल आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न भी हम लोग आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। आइए अगला प्रश्न है, मजबूत अम्ल को रखने के पात्र बने होते हैं किससे? ये डाला जाता है किसमें? लीड, शीशा को। किसके डाला जाता है? शीशा को। ये डायरेक्ट याद करने की चीज है। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है? विटामिन सी खट्टे वाले चीजों में पाया जाएगा, मिल्क में नहीं होगा, एग में नहीं होगा, फिश में नहीं होगा, आपका लेमन में विटामिन सी पाया जाएगा। विटामिन सी लेमन में पाया जाएगा। विटामिन सी का दूसरा नाम है साइट्रिक एसिड भी है, साइट्रिक एसिड भी नाम है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐसे लिखते हैं हम लोग NaHCO3, इसको बोला जाता है बेकिंग सोडा। क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा बोला जाता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बोला जाता है, या कार्बोनेट सोडा भी कहा जाता है। घबराइएगा नहीं, कार्बोनेट सोडा पूछ दे तो ये भी इसका नाम है कार्बोनेट सोडा या बेकिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला लिख लीजिए, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। ड्रिंकिंग सोडा, ये सोडा जो इससे बनाया जाएगा। चलिए कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का क्या होता है फॉर्मूला? NaCl, टेबल सॉल्ट। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला तो लिख लीजिए आप, NaCO3, ठीक है। यहीं पे आप लिख लीजिए ब्लीचिंग पाउडर का, तो ब्लीचिंग का फॉर्मूला होता है CaOCl2। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला पूछे तो कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। आपसे पूछा जाए, क्या पूछ दिया जाए? क्विक लाइम पूछा जाए तो क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। स्लैग्ड लाइम पूछा जाए आपसे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH2। अगर आपसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछ दिया जाए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये होता है MgOH का होल ट्वाइस। ये इसको जो है यूज किया जाता है एंटाएसिड में। क्या किया जाता है? एसिडिटी को दूर करने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एंटाएसिड।
ठीक है, तो यहाँ तक आपका यानी क्वेश्चन आप 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये सब क्वेश्चन आपके लिए एडिशनल के रूप में है, और ये सिर्फ 20 ही क्वेश्चन नहीं है। अगर मिलाया जाए, देखा जाए तो एक क्वेश्चन के अंदर 4-5 आया है, तो 20-5 100 क्वेश्चन बन सकता है इसका। और वही वही चीज़ें बताई जाती है, या तो जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, या पूछने की समय जहाँ से क्वेश्चन बन सकती है। तो आई होप कि यहाँ तक लेक्चर आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। 17 को एग्जाम है बिहार दरोगा का। बेस्ट ऑफ लक। ज्ञानगर आपकी सफलता के लिए अग्रसर है, भगवान से प्रार्थना करता है। ज्ञानघर आपकी बेहतर कल की कल्पना और कामना करता है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।